नमस्कार मेरे शेर सैनियों, भवानी क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। भवानी क्लासेस द्वारा जो भी वीडियो दिया जा रहा है वो आपकी तैयारी के लिए सार्थक सिद्ध हो रहा होगा। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हुए आज पशु परिसर भर्ती का पार्ट बी है जो पशुपालन विज्ञान से संबंधित है, उसका एक टॉपिक जहां से परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, वो अपना टॉपिक है ऊन कतरन या उनकी जो प्रमुख विधियां हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। ऊन कतरन एवं उनकी प्रमुख विधियां। तो पहले बात आती है कि ऊन कतरन होता क्या है। भेड़ की त्वचा से ऊन को हटाना। जो भेड़ होती है उसकी त्वचा से जो ऊन होती है या लंबे रेशे होते हैं उन रेशों को हटाना ऊन कतरन कहलाता है। यदि साइंटिफिक भाषा की बात करें तो ऊन कतरन को, भेड़ की ऊन काटना को शेयरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए ऊन कतरन होता क्या है। पहली परिभाषा अपनी है ऊन कतरन। ऊन कतरन या फिर क्या है, शेयरिंग। ऊन कतरन या शेयरिंग होता क्या है कि भेड़ की त्वचा से बालों को हटाना या ऊन को हटाना ऊन कतरन कहलाता है। भेड़ की त्वचा से ऊन को हटाना, भेड़ की त्वचा से ऊन को हटाना क्या कहलाएगा, शेयरिंग कहलाएगा। ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऊन कतरन परिभाषा ना देके सीधा पूछा जाएगा कि शेयरिंग क्या है, तो भेड़ की त्वचा से ऊन को हटाना शेयरिंग कहलाता है अपना। यहां तक क्लियर है। उसके बाद ऊन काटने वाला क्या कहलाता है। ऊन काटने वाला क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊनी अंधा के नाम से जाना जाता है। ऊनी अंधा के नाम से जाना जाता है ऊन काटने वाला। ऊन काटने वाला किस नाम से जाना जाता है, ऊनी अंधा के। हमारे यहाँ तो राजस्थान के अंदर तो देवासी जाति होती है, देवासी जाति के सभी लोग ऊनी अंधा होते हैं क्योंकि वो सभी अपनी अपनी भेड़ के ऊन को काटते हैं। अपने स्थानीय भाषा में उनको लावा कहते हैं, लावा। ठीक है, तो ऊनी अंधा के नाम से जाना जाता है ऊन काटने वालों को। वेरी इंपॉर्टेंट, शेयरिंग इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, फिर बात आती है कि प्रथम बार ऊन कब काटी जाती है। प्रथम बार ऊन की बात है तो प्रथम बार जब भेड़ 1 वर्ष की हो जाती है तो पहली बार उसकी ऊन को काटा जाता है। ठीक है, प्रथम बार ऊन, प्रथम बार ऊन काटी जाती है। कब काटी जाती है, 1 वर्ष की उम्र पर। 1 वर्ष की उम्र पर पहली बार ऊन का काटा जाता है। ठीक है, ऊन काटने वाला ऊनी अंधा के नाम से जाना जाएगा। और शेयरिंग क्या है, तो भेड़ की त्वचा से ऊन को हटाना शेयरिंग कहलाता है। ये लिखिए एक बार। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े।
फिर बात आती है कि ऊन वर्ष में कितनी बार काटी जानी चाहिए। ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है। एक तो सर्दी के बाद इसलिए काटी जाती है क्योंकि गर्मी में यदि पशु के शरीर पर ऊन होगी तो उसे गर्मी ज्यादा लगेगी, इसलिए सर्दी निकलने के बाद काटी जाती है। सर्दी में इसलिए नहीं काटी जाती क्योंकि यदि ऊन को हटा देंगे तो सर्दी का असर ज्यादा होगा। गर्मी में इसलिए काटी जाती है कि यदि ऊन शरीर पर रहेगी तो उसको गर्मी का एहसास और ज्यादा होगा, इसलिए गर्मी में नहीं काटी जाती। यहाँ तक क्लियर है। फिर बात आती है, ये काटी जाती है सितंबर के आसपास यानी बारिश के बाद। ताकि सितंबर में काटते हैं तो नवंबर दिसंबर तक ऊन वापस बड़ी हो जाती है और भेड़ का सर्दी से सुरक्षात्मक एक आवरण बन जाता है उनके शरीर के ऊपर, इसलिए सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। एक काटी जाती है अपने फरवरी और मार्च में। ठीक है, लिखिए। ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है। यहाँ तक क्लियर है। पहली कब काटेंगे? सर्दी के बाद। सर्दी के बाद मतलब फरवरी या मार्च में। ठीक है, कारण क्या है? गर्मी से बचाव। गर्मी के बचाव के कारण सर्दी निकल जाएगी। इसके बाद फरवरी और मार्च में, मार्च अप्रैल में गर्मी पड़ने लग जाएगी। इस गर्मी के बचाव के लिए सर्दी के निकलने के तुरंत बाद ऊन को काटा जाता है। इसके बाद हम बात करें 2 नंबर पॉइंट की, तो बरसात के बाद। बरसात के बाद की बात करें तो लगभग सितंबर महीने में काटी जाती है। इसका कारण क्या है? कारण यही है, सर्दी से बचाव। सर्दी से बचाव कैसे करेंगे कि बरसात में सितंबर अक्टूबर में मान लो ऊन काट दी, जब नवंबर दिसंबर के बाद हमारे यहाँ पे सर्दी पड़ने लग जाती है तो दिसंबर तक वापस ऊन बड़ी हो जाएगी, जिससे सर्दी में उनकी एक शरीर के ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण बन जाएगा, इसलिए सर्दी से बचाव के कारण बढ़े। फिर बात करें बरसात के बाद काटी गई ऊन सामान्यतः पीली होती है। जो भी बरसात के बाद ऊन काटेंगे तो पूरी बरसात जब पेड़ के ऊपर ऊन रहती है तो उस ऊन पे गिरती है, तो इसके कारण बरसात के कारण वो ऊन पीली हो जाती है। ठीक है, तो बरसात के बाद काटी गई ऊन सामान्यतः पीले रंग की होती है। बरसात के बाद काटते हैं सर्दियों के बचाव के कारण, और सर्दी के बाद फरवरी मार्च में काटते हैं गर्मी से बचाव के कारण। यहाँ तक क्लियर है। वर्ष में कितनी बार काटी जाती है? इंपॉर्टेंट है, 2 बार। लिखिए एक बार। यहां तक हो गया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि ऊन कतरन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी। ऊन प्रमुख 3 विधियां हैं ऊन कतरने की, जिसमें पहली विधि है कि कैसियो के द्वारा, जो अपने नॉर्मल ग्रामीण इलाकों में
कैंची के द्वारा भेड़ पालक अपनी भेड़ की ऊन को हटाता है। तो पहली विधि तो वो होगी कैंचियों के द्वारा। दूसरी विधि अपनी आती है मशीन के द्वारा। मशीन विधि के अंदर क्या होता है कि एक तो समय की बचत हो जाती है, समय की बचत के साथ साथ भेड़ को बारीकी से काटा जा सकता है, जिससे क्या होता है कि एक लंबा रेशा प्राप्त हो जाता है। और तीसरी विधि प्रमुख विधि है रसायन के द्वारा, जिसकी शुरुआत की बात करें तो 1970 ईस्वी के अंदर अमेरिका से इनकी शुरुआत होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक भेड़ को 24 मिलीग्राम प्रति केजी बॉडी वेट की दर से साइक्लोफॉस्फेट नामक रसायन दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि उसके 12 दिन बाद भेड़ के शरीर से गुच्छे के रूप में ऊन उसके शरीर से नीचे उतर जाती है, अपना गुच्छे के रूप में गिर जाती है। तो ये तीन प्रमुख विधियां थी ऊन कतरने की, प्रमुख तीन विधियां। तो लिखिए ऊन कतरन की प्रमुख विधियां। पहली विधि है अपनी कैंचियों द्वारा सामान्यतः ग्रामीण इलाकों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से इसका प्रयोग ग्रामीण इलाकों में भेड़ पालक अपनी भेड़ का बालों को हटाने या ऊन को हटाने के लिए बड़ी कैंचियों का उपयोग करता है। बड़ी कैंचियों को अपने स्थानीय भाषा में कात के नाम से जाना जाता है, कि कात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, जो भी देवासी होगा उनको पता होगा कि कात क्या होती है। बड़ी कैंची होती है जिससे भेड़ पालक अपने भेड़ का ऊन को हटाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है अपना मशीनों द्वारा। दूसरी विधि है मशीनों के द्वारा। मशीन के द्वारा जब ऊन काटी जाती है तो एक पहला फायदा तो अपना ये है कि समय की बचत हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि इसमें तवसा को कट लगने की संभावना शून्य हो जाती है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए कैंचियों वाले ने, इसमें तवसा कटने की संभावना रहती है। ठीक है, इसमें तवसा कटने की संभावना रहती है। कई बार क्या है कि कैंची से तवसा कट जाती है, लेकिन मशीनों द्वारा पहला पॉइंट अपना लिखना है समय की बचत। समय की बचत होगी। फिर दूसरा पॉइंट अपना है कि इसमें बारीक ऊन काटी जा सकती है। बारीकी से ऊन काटने के कारण लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद तीसरा पॉइंट अपना है इसमें तवसा कटने की संभावना
नगण्य रहती है, नगण्य रहती है। यहां तक क्लियर है। ये 2 पॉइंट, 2 विधियां। पहली विधि है अपने कैसियो के द्वारा, पहली विधि है अपने कैसियो के द्वारा, जिसका प्रयोग ग्रामीण इलाकों में देवासी समाज के जो भी भेड़ पालक हैं वो करते हैं। बड़ी कैसिया लेते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में काट कहा जाता है। उसके द्वारा भेड़ों की तवसा से ऊन को हटाया जाता है और इसमें कैसियो के द्वारा तवसा के कटने की प्रबल संभावनाएं रहती है, कई बार घाव बढ़ जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि मशीनों के द्वारा, इसमें समय की बचत होती है। दूसरा पॉइंट अपना है कि बारीकी से ऊन काटने के कारण लंबे रेशे की प्राप्ति होती है। और तीसरा पॉइंट अपना यह है कि जब मशीनों के द्वारा ऊन काटी जाती है तो उसमें तवसा में कट लगने की संभावना बिल्कुल ही नगण्य हो जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट दोनों विधियां। इसके बाद एक और विधि रहती है कि रसायनों के द्वारा, वो एक बार ये नोट कर दीजिए, उसके बाद वो पढ़ाएंगे। लिख लिया? इसके बाद तीसरा पॉइंट अपना आता है, तीसरी विधि है अपनी रसायनों द्वारा, रसायनों द्वारा, रसायनों द्वारा। तो इस विधि की शुरुआत की बात करें रसायनों के द्वारा, तो सर्वप्रथम 1970 में अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है। तो लिखिए, सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में अमेरिका से प्रारंभ। यहां तक क्लियर है? इसमें कौन सा रसायन लाते हैं? तो रसायन की बात आई तो भेड़ में 1 किलो की कोई भेड़ है तो उसमें 24 मिलीग्राम साइक्लोफॉस्फेट नामक रसायन आता है। उस रसायन का यूज करते हैं। कौन सा रसायन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भेड़ की त्वचा से ऊन को हटाने में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो वो है साइक्लोफॉस्फेट। और कितना उसकी दर होती है? तो 24 मिलीग्राम प्रति केजी बॉडी वेट की दर से उसका उपयोग किया जाता है। तो लिखिए, ऊन हटाने के लिए 24 मिलीग्राम प्रति केजी बॉडी वेट के हिसाब से साइक्लोफॉस्फेट नामक रसायन पिलाया जाता है। 12 दिन पश्चात ऊन गुच्छे में गिरने लगती है। ये विधि क्लियर है कि सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो 1970 से। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 1970 अमेरिका से इस विधि की शुरुआत होती है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि भेड़ की त्वचा से ऊन हटाने के लिए कितना मिलीग्राम, ये दर आपको याद रखनी है, 24 मिलीग्राम प्रति केजी बॉडी वेट में, मतलब 1 किलो पर 24 मिलीग्राम देना है। कौन सा रसायन देना है? साइक्लोफॉस्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट,
भेड़ की ऊन हटाने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? तो साइक्लोफॉस्फेट नामक रसायन दिया जाता है। फिर 12 दिन के पश्चात ऊन गुच्छे में गिरना प्रारंभ कर देती है, गिरने लग जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी त्वचा से ऊन पूर्ण रूप से हट जाती है। तो ये थी अपनी ऊन कर्तन की प्रमुख 3 विधियां। पहली विधि थी कैसियो के द्वारा, जो ग्रामीण इलाकों में जो भी भेड़ पालक है अपनी भेड़ की ऊन काटने के लिए बड़ी कैसियो का उपयोग करता है, उसमें त्वचा के कटने की संभावनाएं रहती है। फिर दूसरा पॉइंट था अपना कि मशीनों के द्वारा तो समय की बचत हो जाती है, त्वचा के कटने की संभावनाएं नगण्य हो जाती है। और तीसरा पॉइंट अपना था कि बारीकी से ऊन काटने के कारण लंबे रेशे की ऊन प्राप्त हो जाती है। और तीसरी विधि अपनी थी रसायनों के द्वारा, जिसकी शुरुआत की बात करें तो 1970 में अमेरिका से उनकी शुरुआत होती है। और फिर बात करें तो 24 मिलीग्राम प्रति केजी बॉडी वेट की दर से साइक्लोफॉस्फेट रसायन पिलाया जाता है। उसके बाद 12 दिन के पश्चात ऊन गुच्छे के रूप में लेकर गिरने लग जाती है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो भवानी क्लासेस प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जाए वो आप तक पहुंचती रहे। ये लिखिए एक बार रसायनों के द्वारा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख लिया, उसके बाद आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अपना पॉइंट आता है कि ऊन कर्तन करते समय, ऊन को काटते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी तो ये रखनी है आपको कि मौसम का ध्यान रखना है कि जिस मौसम में सर्दी अधिक हो या फिर गर्मी अधिक हो, उस मौसम में आपको ऊन नहीं काटनी है। पहले हमने 2 बार पढ़ाया है कि ऊन वर्ष में 2 बार काटी जाती है। एक जैसे ही सर्दी निकलेगी, गर्मी आने में एक आध महीना है तो उस समय ऊन काटी जाती है, ताकि उसको गर्मी से बचाया जा सके। जैसे बारिश खत्म हुई, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, ताकि नवंबर दिसंबर में जब सर्दियां बढ़ जाएगी उस समय ऊन भी वापस बढ़ जाए। तो उस समय मौसम का ध्यान में रखते हुए काटी जानी चाहिए। दूसरी बात, जब भी ऊन काटे उसके बाद यदि अचानक से सर्दी या गर्मी बढ़ जाए तो उस समय भेड़ को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। नंबर तीसरी बात, जब भी ऊन काटे तो 4 से 5 दिन पहले भेड़ को नहला देना चाहिए, ताकि ऊन की क्वालिटी सर्वोत्तम मिल सके। यदि ऊन काटते वक्त कोई त्वचा में कट वगैरह लग जाए तो उस समय बिटाडीन या पोविडीन आयोडीन से उसकी ड्रेसिंग करनी चाहिए, ताकि पशु के अंदर घाव ना पड़े या कीड़े ना पड़े। तो ये थी ऊन काटते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, पहली सावधानी, पहली सावधानी यही है कि हमेशा मौसम को ध्यान में रखते हुए उनको करना चाहिए। न ज्यादा गर्मी और न ज्यादा सर्दी होनी चाहिए। दूसरा,
अत्यधिक गर्मी या सर्दी से बचाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कि ऊन काटने के बाद यदि अत्यधिक सर्दी पड़ जाए या फिर अत्यधिक गर्मी बढ़ जाए तो उस समय पशु को बचाना चाहिए, क्योंकि उसका शरीर उसके अनुकूल नहीं है, इतनी गर्मी सहन करने के योग्य नहीं है, इतनी सर्दी सहन करने के योग्य नहीं है, तो उससे बचाना चाहिए। नंबर 3, ऊन कतरन करने से पहले, करने से 4-5 दिन पहले पशु को नहलाना चाहिए। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऊन काटने से 4-5 दिन पहले पशु को नहलाना चाहिए, ताकि जो भी ऊन प्राप्त हो वो एक उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त हो, इसलिए 4-5 दिन पहले नहला दें। नंबर 4 पॉइंट, यदि पशु की त्वचा कट जाए टिंचर आयोडीन या पोविडीन आयोडीन से ड्रेसिंग करनी सही है। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऊन कतरने के समय यदि पशु की त्वचा पर कट जाए तो कौन कौन से आयोडीन का यूज किया जाता है, एक तो टिंचर आयोडीन, एक पोविडीन आयोडीन। यहाँ तक क्लियर है। 4-5 दिन पहले नहलाना चाहिए ताकि ऊन की गुणवत्ता कायम रह सके, ऊन की गुणवत्ता बढ़ सके, और मौसम को ध्यान में रखना चाहिए। अधिक गर्मी है, अधिक सर्दी है तो उससे बचाव करना चाहिए। यहाँ तक है, लिखिए एक बार, नोट कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं पश्मीना ऊन की। पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन क्या है? तो पश्मीना ऊन की बात करें तो जो भी पहाड़ी नस्लें हैं, जैसे सेंगू है, सांगतान है, पश्मीना है, तो उन पहाड़ी बकरियों की ऊन को पश्मीना ऊन कहा जाता है, और इसी पश्मीना ऊन से कश्मीरी शॉल का निर्माण किया जाता है। कौन कौन सी नस्लें? सेंगू, सांगथान और पश्मीना। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पश्मीना ऊन से क्या तैयार किया जाता है, तो कश्मीरी शॉल तैयार की जाती है। पश्मीना ऊन किन किन बकरियों की नस्ल से प्राप्त की जाती है, तो सेंगू, सांगथान और पश्मीना नामक पहाड़ी बकरियों की पहाड़ी नस्लों से कश्मीरी शॉल तैयार की जाती है। देखिए, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, बार बार रिवाइज करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। अपने आप पर भरोसा कीजिए, जो एक टीचर का सहन करके उस पर भरोसा कीजिए, ताकि तभी सफलता मिलेगी। बार बार टीचर बदलाने से या बार बार बुकें बदलाने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए या तो एक अच्छी सी गाइड का चुनाव कर दीजिए, या एक अच्छे से टीचर का सहारा लेकर अच्छे से नोट्स बनाकर उन नोट्सों को बार बार रिवाइज कीजिए,
ताकि सफलता मिल सके। तो पश्मीना ऊन के बारे में हम पढ़ रहे थे। पश्मीना ऊन किन किन नस्लों से मिलती है? सेंगू, सांगथान, पश्मीना, ये तीनों ही पहाड़ी बकरियों की नस्ल है। ठीक है, फिर इसके बाद की बात करें, इन ऊन से कश्मीरी शाल तैयार की जाती है। यहां तक के लिए सेंगू, सांगतान और पश्मीना पहाड़ी बकरियों की नस्लों हैं। उनसे ये ऊन, पश्मीना ऊन प्राप्त होती है और इनसे कश्मीरी शॉल तैयार की जाती है। कश्मीरी शॉल किन किन किस ऊन से प्राप्त की जाती है? तो पश्मीना ऊन से प्राप्त की जाती है। लिखिए एक बार, फिर आगे बात करते हैं। फिर एक और ऊन आती है मोहेरे। क्या होते हैं मोहेरे? उसके बारे में विस्तृत से देखा करेंगे। मोहेरा, मोहरे क्या होता है? मोहरे की बात करें तो अंगोरा नस्ल की एक बकरी होती है। उसके लंबे, समकीले, नरम व घुंघराले बालों से प्राप्त रेशे को मोहरे कहा जाता है। अंगोरा नस्ल की बकरी के लंबे, घुंघराले, नरम व समकीले बालों को मोहरे कहा जाता है। और इन मोहरों, देखिए मोहरा क्या होता है? तो अंगोरा नस्ल की बकरी के लंबे, समकीले, नरम व घुंघराले बालों से प्राप्त रेशों को मोहरे कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? अंगोरा नस्ल की बकरी के लंबे, समकीले, घुंघराले और नरम बालों के से प्राप्त रेशों को मोहरे कहा जाता है। बात करते हैं अंगोरा नस्ल की। अंगोरा नस्ल की बकरी को का उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम है भेड़ जैसी बकरी। मतलब ये बिल्कुल भेड़ जैसी दिखती है, इस कारण इसे भेड़ जैसी बकरी के उपनाम से भी जाना जाता है। भेड़ जैसी बकरी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो वो है अंगोरा नस्ल की। यहां तक क्लियर है? लिखिए एक बार, फिर बात करते हैं एक और है अल्पाका रेशे।
अल्पाका रेशे क्या होते हैं? अल्पाका रेशे अमेरिका में जो ऊंट पाए जाते हैं, तो उस अमेरिकी ऊंटों की नरम व गर्म रेशम के समान प्राप्त रेशे, रेशम के समान प्राप्त ऊंचे रेशे अमेरिकी ऊंटों से प्राप्त गर्म व नरम रेशम के समान प्राप्त रेशे को अल्पाका रेशे कहा जाता है। तो लिखिए, अमेरिकी ऊंटों से प्राप्त नरम व गर्म रेशम के समान प्राप्त रेशे को अल्पाका रेशे कहते हैं। अल्पाका रेशे कहते हैं। यहां तक क्लियर है कि अमेरिकी ऊंटों से प्राप्त नरम व गर्म रेशम के समान प्राप्त रेशों को अल्पाका रेशे कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद एक परिभाषा और आती है कि अंगोरा ऊन क्या है। पहले हमने पढ़ी कि अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त ऊन को मोहरे कहा जाता है। तो अंगोरा ऊन क्या है? अंगोरा ऊन क्या है? तो खरगोश से प्राप्त बालों को अंगोरा ऊन कहा जाता है। तो ये भी लिख लीजिए, खरगोश से प्राप्त बालों को अंगोरा ऊन कहा जाता है। यहां तक क्लियर है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको ये ज्ञान उनके पास भी पहुंच जाए। और भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। यदि हमारे भवानी क्लासेज के टेलीग्राम से जुड़ना है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है टेलीग्राम की, वहां से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही यदि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैं एक नंबर लिख रहा हूं, उस पर अपना नाम और नीचे पशु परिसर लिखकर मैसेज कर दीजिए ताकि हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये अपने नंबर है 6367028344। इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज डालना है कि सर मेरा नाम यह है, मुझे पशु परिसर के ग्रुप में ऐड करना है, तो वहां से आपको ऐड कर दिया जाएगा। इस नंबरों पे मैसेज डाल देना। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो भी हम आपको डाटा दे रहे हैं वो डाटा सब तक पहुंच सके और आपकी तैयारी में सार्थक सिद्ध हो सके। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी डाटा दे वो परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो। यहां तक लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं कि ऊन को संशोधित करने के लिए, ऊन का व्यापारिक उपयोग करने के लिए कौन कौन से शरण होते हैं। तो ऊन संशोधन के प्रमुख शरणों की बात करें तो वे 5 शरण हैं। ऊन संशोधन के शरण, ऊन को व्यापारिक उपयोग में लेने के लिए कौन कौन से शरण है। तो इसमें पहला शरण आता है अपना शेयरिंग
पेड़ की ऊन को तवसा से हटाना शेयरिंग या फिर कटाई कह सकते हैं, कटाई। तो भेड़ की ऊन को उनके शरीर से हटाना शेयरिंग या कटाई कहा जाता है। तो लिखिए, भेड़ की ऊन को तवसा से हटाना, तवसा से हटाना, यहां तक क्लियर है। भेड़ की ऊन को तवसा से हटाना शेयरिंग या कटाई कहलाता है। दूसरा है ऊन का अभिमार्जन। ऊन का अभिमार्जन, अभिमार्जन का मतलब होता है धोना, ऊन को धोना, ऊन की धुलाई करना। फिर तीसरा पॉइंट आता है अपना, ऊन की धुलाई कर दी, फिर सटाई करना। सटाई कैसे करेंगे? उस ऊन की धुलाई कर दी, उसके बाद ऊन में से खराब व अच्छे रेशे को के बाद यहां तक आ जाएगा। इसके बाद रंगाई, रंगाई खराब और अच्छे रेशे को अलग कर दिया। उसके बाद जो अच्छा रेशा होता है, जो भी अच्छा रेशा होगा उसकी रंगाई की जाएगी। तो रंगाई के लिए अंदर लिखिए, अच्छे रेशे का रंग रोदन करना, अच्छे रेशे का रंग रोदन करना। अच्छे रेशे का रंग रोदन हो गया, फिर उसकी कताई होती है। अच्छे रेशों की वापस उनकी कताई होती है, कताई करके रेशा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। खराब व अच्छी ऊन को अलग करना, यहां तक ऊन है, फिर अच्छी ऊन का रंग रोदन किया, फिर रेशा बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ऊन का रंग रोदन के पश्चात उनको रेशे के रूप में काटना, रूप में कताई करना, रेशे के रूप में उसकी कताई की जाती है। फिर उन रेशे को सापा जाता है या बार बार लपेट के एक बड़ा रेशा बनाया जाता है, उसे रेलिंग कहा जाता है। पहले ये परिभाषा लिखिए, उसके बाद रेलिंग की परिभाषा निकालते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले काटेंगे, भेड़ की ऊन को तवसा से हटाएंगे, उससे शेयरिंग करते हैं, ये पहले ही पढ़ा चुके हैं। फिर उसके बाद ऊन का अभिमार्जन क्या होता है, सामान्य ऊन को धुलाई करना उनका अभिमार्जन कहलाता है। फिर बात करते हैं सटाई क्या होती है, ऊन को धोने के बाद उसमें से खराब रेशे और अच्छे रेशे का अलग करना, पृथक्करण करना सटाई कहलाता है। फिर उसके बाद की बात करें तो रंगाई, रंगाई में जो भी खराब रेशा होता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है, जो भी अच्छा रेशा होता है उसको जिस वस्त्र के रूप में यूज लेना है उसके अनुरूप उसका रंग रोदन किया जाता है। रंग रोदन के पश्चात उन रेशों को बार बार लपेट के कताई की जाती है और एक बड़ा रेशा बनाया जाता है, उसे कटाई किया जाता है। लिखिए, फिर उसके बाद ये था ऊन का फिर आते हैं हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ऊन से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं? तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला है कि जो ऊन होती है वो प्रोटीन युक्त होती है। पहला पॉइंट अपना लिखना है,
कि ऊन प्रोटीन युक्त होती है, प्रोटीन से युक्त होती है। यहां तक क्लियर है। फिर दूसरा पॉइंट रखना है कि ऊन उष्मा की कुचालक होती है, कुचालक होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। उसके बाद चौथा पॉइंट अपना लिखना है, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। फिर अपना पॉइंट लिखना है 5वें नंबर पे पॉइंट, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो ये भी बीकानेर में है। इन 500 पॉइंट से सीधा परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊन प्रोटीन युक्त होती है, ऊन विद्युत की कुचालक होती है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है, तो बीकानेर में है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की बात करें तो वो भी बीकानेर में है। साथ ही ऊन विकास बोर्ड की बात करें तो वो जोधपुर में है। यहाँ से सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि ऊन विकास बोर्ड जोधपुर से संबंधित है, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर से संबंधित है, और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो वो भी अपने बीकानेर में है। ऊन विद्युत की कुचालक होती है और ऊन प्रोटीन युक्त होती है। तो ये लिखिए 500 पॉइंट। ये लिख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेड़ रोग अनुसंधान केंद्र, पेड़ रोग अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये जोधपुर में है। फिर बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की। 7 नंबर पॉइंट, ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ये अपना जयपुर में है। क्वेश्चन पूछा सकता है कि भेड़ रोग अनुसंधान केंद्र है या भेड़ के रोगों का पता किया जाता है, तो वो अपने जोधपुर में है। ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ऊन को किस प्रकार काटना है, किस प्रकार रेशों के रूप में उपयोग करना है, इसका संपूर्ण प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो वो कहाँ पे दिया जाता है, जयपुर में। फिर बात करें ऊन में 4% सल्फर पाया जाता है। क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि ऊन में कितना प्रतिशत सल्फर पाया जाता है। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, भले तो एलएसए के एग्जाम में हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में हो, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊन में कितना प्रतिशत सल्फर पाया जाता है, तो 4% से सल्फर पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 4% सल्फर जयपुर में है। जोधपुर में है कि ऊन में नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात कितना है, ऊन के अंतर्गत नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात कितना है, तो वो लिखिए ऊन में नाइट्रोजन व सल्फर का अनुपात 5:1
एक है। यहां तक क्लियर है? फिर आगे बात करेंगे, एक बार इसे और पॉइंट लिख लीजिए। ये लिख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आगे 10 नंबर पॉइंट की बात करें। 10 नंबर पॉइंट ये कहता है कि भारत में राजस्थान ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। भारत में राजस्थान अपना राज्य ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। भारत की कुल ऊन का 45.91% हिस्सेदारी अकेला अपना राजस्थान रखता है। तो राजस्थान ऊन प्रधान वाला देश है। तो बात करें भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान पर है। कितनी हिस्सेदारी है? 45.91%। यहां तक क्लियर है? तो 45.91% ऊन उत्पादन के साथ भारत में राजस्थान ऊन उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितना उत्पादन? 45.91% हिस्सेदारी अपना अकेला राजस्थान रखता है भारत की कुल ऊन उत्पादन में। उसके बाद हम बात करें 11 नंबर पर, भारत में सबसे अच्छी ऊन मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है। सॉरी, विश्व में सबसे अच्छी ऊन मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है। भेड़ से प्राप्त होती है। यहाँ तक क्लियर है? विश्व में सबसे अच्छी ऊन किस भेड़ से प्राप्त होती है? तो मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार राजस्थान की जो सौकला नस्ल आती है उसकी इन राजस्थान में सर्वोत्तम है। इसके कारण राजस्थान की मेरिनो की बात करें तो सौकला भेड़ को कहा जाता है। राजस्थान की मेरिनो सौकला भेड़ को कहा जाता है। जिस प्रकार विश्व में सबसे अच्छी ऊन मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है, उसी प्रकार राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की भेड़ों की नस्ल में सबसे अच्छी ऊन की बात करें तो वो सौकला नस्ल से प्राप्त होती है। यहाँ तक क्लियर है? राजस्थान की मेरिनो, यह लिखिए, राजस्थान में सबसे अच्छी ऊन सौकला भेड़, कोष्टक में लिखिए राजस्थान की मेरिनो से प्राप्त होती है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद एक और पॉइंट है, जैसलमेरी नस्ल की भेड़ की ऊन सबसे लंबे रेशे वाली होती है। मतलब सबसे लंबी ऊन किसकी है? तो जैसलमेरी नस्ल की। यहां तक क्लियर है कि भारत का ऊन उत्पादन में राजस्थान 45.91% की हिस्सेदारी रखने के साथ साथ ये ऊन उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर यदि कोई स्टेट आता है तो वो अपना राजस्थान है। उसके बाद यदि बात करें तो विश्व में सबसे अच्छी उत्तम क्वालिटी की ऊन किससे प्राप्त होती है? तो मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार राजस्थान में सबसे अच्छी उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है, वो सौकला के नामक भेड़ से प्राप्त होती है। इसी कारण सौकला भेड़ को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। सबसे लंबे रेशों वाली ऊन की बात करें तो जैसलमेरी नस्ल से प्राप्त होती है। जैसलमेरी नस्ल से सबसे लंबे रेशों वाली ऊन प्राप्त होती है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, ऊन कर्तन एवं उनकी प्रमुख वीडियो के साथ साथ ऊन से संबंधित जितने भी तथ्य बनते हैं उन तथ्यों के बारे में विस्तृत चर्चा की है।
आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितना भी डाटा दूंगा बहुत ही सटीक आपके लिए सिद्ध होगा, परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भवानी क्लासेस प्लेटफॉर्म को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।